हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। ठीक, चलो आज का अपना टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था कि मैं आपके 10th एंड 12th का जो डिफरेंस है इसको भी बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक के बारे में, जो आपका रिलेटेड था कि मतलब कैसे आपने 10th में ये गलत पढ़ा था। गलत नहीं था, उस लेवल के हिसाब से सही था, क्योंकि अगर आप वहाँ डिफरेंशिएट करने चल देते तो आपके माइंड में क्वेश्चन घूमता, भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक, इन डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर को अलग क्यों रखा गया है, और उस लेवल पे इस बात को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए भैया, आप 12th में पहुंच चुके हो तो आप समझने के लिए भी तैयार हो। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसको मैंने लिख दिया है पहले से ही। पहले अपना डाइलेक्ट्रिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक पढ़ेंगे। DIELECTRICS डाइलेक्ट्रिक्स। तो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता है डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। ठीक, आप तो ये समझते आ रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक्स हैं। कई परसेंट तक ये बात सच है, बट होपफुली अगर आप 100% बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो। ठीक, इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो। मान लेता हूं यही एक सब्सटेंस है, मान लेता हूं ये एक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस होंगे उसके अपोजिट फेजेस में। मान लेता हूं एक फेज ये है, एक फेज ये है, तो इस फेज में अगर नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं यहां, ठीक, तो इधर साइड क्या पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक, समझ आई बात? तो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब इक्वल एंड इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस होने के कारण ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, बट इंसुलेटर होते नहीं हैं। अब इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस, जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ठीक, एक करंट प्रोवाइड कर रहा हूं, मान लेते हैं इसको मैंने क्या किया, पोटेंशियल से ऐड कर दिया। ठीक, अब पोटेंशियल से ऐड करने के कारण इसमें करंट पास होगा। अब करंट पास होने के कारण क्या होगा, जनरली इसको थोड़ा उल्टा बना दिया, इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को फिर चेंज करना पड़ जाएगा मुझे। ठीक, तो अब मैंने करंट पास हुआ, अब इधर से करंट जा रहा है, आई करंट पास हो रहा है। ठीक, तो ये क्या करेगा, चार्जेस को इधर साइड मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इधर साइड होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन साइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इधर क्या हो रहा है, अपना इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हो जा रहा है, मतलब चार्जेस तो जा रहे हैं बट आगे नहीं जा पा रहे हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही मेरा चार्ज इधर साइड से इधर साइड मूव होगा तो इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस चार्जेस, मतलब इधर जितना फोर्स लग रहा है इतना इधर ही साइड फोर्स भी क्रिएट हो जाएगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती। तो ये इसलिए अब इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज में फ्लो नहीं होती तो हम मान के चल देते हैं कि वो एक इंसुलेटर है, तो एज ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बट डाइलेक्ट्रिक्स का मैं बता दूं तो ये दोनों टाइप के होते हैं। अब ये एक सर्टेन स्ट्रेंथ के बाद ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, जनरली इसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक, उस स्ट्रेंथ पे ये ब्रेक डाउन करेगा और इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चालू कर देगा। ठीक, तो उस समय तो ये इंसुलेटर किससे जगह कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। बात तो सही है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, तो फिर ये कंडक्टर क्यों नहीं बना। जनरली डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उसमें इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी होती है और कंडक्टर्स की भी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम उसे एक अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स की तरह एक अलग ग्रुप में पढ़ते हैं। ठीक, मोर ओवर अगर मैं बात करता हूं तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं, तो इसीलिए हम छोटी मोटी मतलब छोटी क्लासेस में ये कंसिडर कर लेके चल देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स, इंसुलेटर ही होते हैं। ठीक, अब ये आया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, आपका 10th एंड 12th का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। चलो, अब इसी के कॉन्सेप्ट आता है कि इंसुलेटर की तरह, मैं इसको तो बोल रहा हूं बट इंसुलेटर तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर इंसुलेटर, दूसरा होता है नॉन पोलर इंसुलेटर्स। ठीक, तो ये किस टाइप के इंसुलेटर है, पोलर इंसुलेटर है कि नॉन पोलर इंसुलेटर है।
तो सिंपली अगर मैं बात करता हूं तो ये नॉन पोलर इंसुलेटर है। चलो इसको प्रूव भी करते हुए चलते हैं कि किस तरह से ये नॉन पोलर इंसुलेटर हैं। एज पोलर इंसुलेटर में क्या होता है, सिंपली मैं मान के चलता हूं तो यही अगर मेरा पोलर इंसुलेटर है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसी तरह से सारे साइड प्रोड्यूस हो जाएगा स्ट्रेन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड अप्लाई कर रहा हूं तो इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्जेस स्ट्रेंस हो जाएंगे, मतलब उनके टॉर्क एक्ट करेगा जैसे ही पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे हम तो एक टॉर्क खाएगा। और टॉर्क जो पोलर में क्या होता था, एक क्लोज चेन बना लेते थे, वो चार्जेस क्लोज चेन बना लेते थे। अब वो चार्जेस क्लोज चेन को तोड़ करके एक स्ट्रेन, सारे जो भी एटम्स रहेंगे उनके ऊपर एक स्ट्रेन लगेगा और वो स्ट्रेन उस स्ट्रेन या फिर उस टॉर्क के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे, सारे के सारे फेजेस उनका उसी तरह से हो जाएगा। ठीक, तो जनरली ये क्या एक पोलर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, बट इनका शुरू से ही मैं बात किया था कि अगर इनका डाइपोल मूवमेंट की बात की जाएगी, डाइपोल मूवमेंट मतलब पी की बात करता हूं तो जनरली डाइपोल मूवमेंट इनका कुछ ना कुछ होता ही है, पोलर सब्सटेंस की अगर बात करता हूं तो। अब स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर, बट यहां पोलर में एक चीज और समझने की बात है कि एडिशनल कोई डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होता है। बाद में अगर बोलता हूं कि इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट, पहले नेट डाइपोल मूवमेंट क्या था, 0 था, बट उसका कुछ ना कुछ, अगर सिंगल डाइपोल मूवमेंट की बात करूंगा एक एटम के ऊपर तो कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट था। ठीक, पोलर सब्सटेंस की बात कर रहा हूं तो ठीक, वहां तो क्या था, उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट था, बट क्लोज चेन फॉर्मेशन के कारण उनका डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया था, 0। बट एडिशनल जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हम इनका एडिशनल कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होता है। अब बात करते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस की। नॉन पोलर सब्सटेंस में होता क्या है कि एडिशनल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। देखो, सबसे पहले मैं पिछले वाला टॉपिक अगर आपने कवर नहीं किया है तो ये वाला टॉपिक भैया मत पढ़िए, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ। ठीक, अगर पिछला वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट आपको फिर हवाबाई हो जाएगा, मतलब दिमाग से ऊपर चला जाएगा, इसलिए पिछले वाले को कवर कीजिए, उसमें इंसुलेटर्स है और इसके बाद इसमें आइए। चलिए, कवर कर लिया तो थैंक्स, इस वाले में भी अटेंड कीजिए। चलिए आगे क्या होगा कि अगर मैं नॉन पोलर की बात करता हूं तो नॉन पोलर में उनका शुरू में डाइपोल मूवमेंट 0 था, बाद में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट होंगे, आधा इधर साइड आधा इधर साइड। ठीक, इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट अप होने के कारण वो नॉन पोलर सब्सटेंस भी पोलर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब एज पोलर सब्सटेंस की तरह वो बिहेव करने लगते हैं तो शुरू में उनका कुछ पोलर मूवमेंट यानी डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 0 था, बट बाद में उनका कुछ डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ है। ठीक, बट जो पोलर सब्सटेंस थे वहां क्रिएट नहीं हुआ था उनका, बट नॉन पोलर सब्सटेंस एज अ पोलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए तो उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ। ठीक, इस डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होने के कारण एज इसी साइड के सब्सटेंस जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं वो एक डाई इलेक्ट्रिक्स की तरह वर्क करते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं, ठीक, इंसुलेटर के जो पार्ट्स हैं नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिवाइड किया गया, तो जो नॉन पोलर सब्सटेंस रहते हैं एज वही इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, नॉन पोलर सब्सटेंस आर सेड टू बी अ डाइइलेक्ट्रिक्स। तो इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा H2 गैस, ठीक, एयर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो ये डिफरेंट इसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। चलिए भाई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये टॉपिक कंप्लीट, डाइइलेक्ट्रिक से जितना डाउट था होपफुली आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, होपफुली अगर आपने पिछला वाला लेक्चर कंप्लीट नहीं किया था तो ये लेक्चर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम जरूर आएगा, इसलिए पिछले वाले लेक्चर से ही काफी रिलेटेड है। ये कैपेसिटेंस की यही खासियत ही है कि अगर आपने इसे शुरू से अटेंड नहीं किया तो बाद में एक समझ नहीं आता है। ठीक,
तो देख लेते हो कितना टाइमिंग हो गया है, 10 मिनट। चलो डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए इतना टाइम लगना ही था, इसलिए पिछले वाले चैप्टर में मैंने नहीं कवर किया था, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता, बकवास करने क्या जाता है। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट नहीं चेक की है तो वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको एडिशनल काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगी, असाइनमेंट्स कुछ मिल जाएंगे, ठीक। और आप ईमेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो यार, और पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता ही है क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना टॉपिक है, अरे यार, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब आज से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, तो आखिरी में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट खुद ना खुद समझ आ जाएगा, ठीक। डायरेक्टली टॉपिक को समझाऊंगा तो नहीं समझ आएगा। चलो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझाने से पहले मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट टाइप का बता देता हूं, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो मैं क्या ले रहा हूं, दो प्लेट्स ले रहा हूं, मतलब एक कैपेसिटेंस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक। इस कैपेसिटेंस में एक प्लेट जो होगा हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक। उसी के अपोजिट दूसरा प्लेट क्या होता है, पूरा का पूरा नेगेटिव होता है, ठीक है। प्लेट ए एंड बी बोथ आर एज ए पार्ट, ये कैपेसिटेंस के पार्ट हैं, तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों में प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके और मान लेता हूं इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डी है, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक। अब इसके बीच में अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही साइड होगा। चलो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में क्या आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय F7 नॉट लिख सकता हूं। क्लियर है, इक्वेशन 1 मान के चलो। भैया आप कुछ डेरिवेशन टाइप का करा रहे हो क्या, नहीं नहीं नहीं, दोनों एक ही साथ है, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही साथ, पोलराइजेशन भी समझ लेंगे, डेरिवेशन भी, तो दोनों एक ही साथ क्लियर हो जाएगा। चलो ये हो गया कॉन्सेप्ट, यहां तक समझ आए। अब ये सिंपल कैपेसिटेंस लिए थे, किस तरह का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब मैं इसके बीच में करता हूं थोड़ा सा चेंजेस, मतलब इसके बीचों बीच मैं एक डाई इलेक्ट्रिक्स को पुट कर देता हूं, ठीक। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या पुट किया हो, डाई इलेक्ट्रिक मान लो एक ग्लास ही पुट किया हूं, ठीक, या फिर मान लो रबर पुट किया हूं, सिंपल कुछ भी मान लो, डाई इलेक्ट्रिक से पर। अब इस डाई इलेक्ट्रिक के जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाई इलेक्ट्रिक रखा गया है, ये डाई इलेक्ट्रिक डाई ELECTRIC इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होने के कारण ये एक वैसे तो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो नॉन पोलर सब्सटेंस भी एक पोलर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट में हमने देखा, नॉन पोलर सब्सटेंस के भी कॉन्सेप्ट में हमने देखा था जब हम पिछले लेक्चर कवर कर रहे थे, ठीक। पिछला लेक्चर कवर कर रहे थे, ठीक। तो ये इसके कारण भी इसमें क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, मतलब जो भी एटम्स होंगे वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जितने भी इसमें चार्जेस थे, जितने भी एटम थे, अब ये जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर स्ट्रेन लगेगा, स्ट्रेन मतलब फोर्स लगेगा, खिंचाव लगेगा, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और इस टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण जितने भी इसके चार्जेस हैं, मतलब अगर मैं इस तरह से इसके चार्जेस को मान लेता हूं, इस तरह से इसके चार्जेस को मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा इधर साइड नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से चार्ज इंड्यूस होंगे, मतलब टॉर्क एक्ट करेगा, तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। सिंपल बात क्लियर है अभी तक। चलो तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि ये वाला प्लेट इस चार्ज के कारण एक इंड्यूस चार्जेस इधर साइड पूरा साइड में प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस इधर पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो इसमें प्लेट में मतलब डाई इलेक्ट्रिक्स में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल मैं यहाँ हर जगह नेगेटिव पुट कर देता हूँ, ठीक। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। अब सिंपली इधर साइड भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, मतलब नेगेटिव के कारण इधर साइड पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक। इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, मतलब इंड्यूस चार्जेस यहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो क्लियर है ना भाई लोग। चलो ठीक है,
अब मैं सिंपल क्या कह सकता हूं कि दैट इसके इंटरनल चार्जेस जो थे, मतलब ये पोर्शन के सारे जो चार्जेस मैं रख रहा हूं, ये चार्जेस क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल अप कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, मतलब एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसल अप कर दे रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होने के कारण। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं यहां की कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक, बट यहां कुछ इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिंपल सी बात क्लियर है, इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों फेजेस में। अब इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होने के कारण ये पूरे प्रोसेस को ही इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। अब मैं सिंपल सी बात आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, समझ आए? ये मतलब जो डाइलेक्ट्रिक्स में इंड्यूस चार्ज की प्रोडक्शन मेथड को ही इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। सिंपल सी प्रोडक्शन मेथड नहीं बोल सकते, बोलेंगे प्रोसेस, बोलेंगे सिंपल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाई इलेक्ट्रिक में इक्वल एंड अपोजिट फेजेस में इंड्यूस चार्जेस की प्रोडक्शन प्रोसेस को ही इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। सिंपल से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझ आए, और पोलराइजेशन ऑफ चार्ज भी इसे बोला जाता है। ठीक, अब ये जो पोलराइज्ड चार्ज, इधर साइड पोलराइज्ड चार्ज प्रोड्यूस है, इधर साइड भी पोलराइज्ड चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं। आज पोलराइज्ड चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण एक चीज और जो मैं बोल सकता हूं इस डाइलेक्ट्रिक को देखते हुए, दैट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। यहां जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर साइड है। बट यहां क्या होगा, जस्ट अपोजिट, मतलब मैं ये डी को मिटा देता हूं, तो इधर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब ईपी मान लेता हूं इसके कारण, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स के कारण जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैं जस्ट ईपी मान के चल रहा हूं। तो ये क्या होगा, जस्ट इधर साइड हो जाएगा। एस पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करते हैं, ये सारे चार्जेस एक दूसरे कैंसल अप कर दे रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के कारण जस्ट अपोजिट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल सी बात समझ आई? चलो, तो इसके थ्रू मैं क्या लिख सकता हूं, दैट ईपी इज इक्वल्स टू सिग्मा पी बाय एफ7 नॉट लिख सकता हूं, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल लिखने से पहले एक चीज और, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रहा है, दैट आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई नेट इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां एक साइड पॉजिटिव में जा रहा है, एक साइड नेगेटिव में जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो सिंपल मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ई नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मतलब ईपी, इसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ये ईपी जो प्रोड्यूस हुआ इसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक, INDUCED, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, और सिंपल इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये क्योंकि ये इंड्यूस, मतलब इंड्यूस चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होता है, इसलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ये सिंपल कैपेसिटेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्जेस के कारण, पोटेंशियल के कारण प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो सिंपल ई नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, ये दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहां मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय F7 नॉट माइनस सिग्मा पी बाय F7 नॉट। तो सिंपल F7 नॉट दोनों साइड से कॉमन आ जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा बाय सिग्मा पी, और ये आ जाएगा मुझे ई नेट की वैल्यू। तो इसे कर लो सर्कल, और ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन कि क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, मतलब सॉरी डाई इलेक्ट्रिक की प्रेजेंट में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, उसके लिए फॉर्मूला भी यहीं से मिल गया। तो दोनों काम आपका एक ही साथ हुआ, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी पहले समझ लिए, और बाद में इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा वो भी समझ आ गया। अब एक चीज और, इसको लिख लो फिर बताता हूं। वीडियो क्लियर तो है ना? हाँ चलो, ये बात क्लियर है,
चलो अब आगे एक चीज और जो इसमें समझाना है, अपन को समझना है। अब जो यहाँ पास जो अपनी वैल्यूज आ रही है, मतलब यहाँ पास जो सिग्मा बाय सिग्मा पी, इससे एक चीज तो ये मालूम चल जा रहा है कि दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हमेशा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ही होगा। ठीक, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हमेशा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ही बनेगा, चाहे 0.1 ही क्यों ना ज्यादा हो, पर ज्यादा ही रहेगा। तो ये बात को भी आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, और इसे क्या बोला जाता है, और इससे बोला जाता है जो ये ई नेट प्रोड्यूस होता है, इस ई नेट को बोला जाता है रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट इज सेड टू बी reduced value of electric field। ठीक, तो इसको भी लिख लो, कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है वीडियो? चलो आगे बढ़े, सिंपल रब कर दूं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपल, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं है अभी भाई, बार बार चेक करता है, बताना क्यों नहीं है, हैं? कुछ सही बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी रब करे दे रहा हूं, ई नेट। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई ELECTRIC इलेक्ट्रिक CONSTANT कांस्टेंट। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? सिंपल सी बात है, इसे वन वर्ड में भी समझ लो। सिंपल वाली पिछले टाइप में घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सिंपल सा टॉपिक है। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डोनेट किया जाता है। सिंपल, इसको बात को कांस्टेंट को K से डोनेट किया जाता है। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली रेशियो होता है किसके बीच में? ई नॉट वर्सेस ई नेट। सिंपल बोला जाएगा, मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इंड्यूस इन सॉरी इट इज अ कंफ्यूज हो गया था, चलो फिर से रिवाइव करो। हाँ, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल समझ आई, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के रिलेशन को बोला जाता है। ठीक, तो यहां पर से मैं ये सिंपल इस इक्वेशन को और क्या लिख सकता हूं, दैट K इज इक्वल टू सिग्मा बाय F7 यही लिखा रहने दो, आगे वाले टॉपिक में उसको देखना है। ठीक, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यही बात समझना है। अब एक बात और, यहाँ पर जो हमारा जो K होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से हमेशा ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कैपेसिटेंस का खुद का है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा ई नेट से तो ज्यादा ही होगा ना, ई नेट से ज्यादा ही होगा, मतलब रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ही होगा। सिंपल सी बात समझ आई? ठीक, ज्यादा ही रहेगा रिड्यूस वैल्यू से, क्योंकि जो हमारा रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नेट इज इक्वल्स टू क्या है? ई नॉट माइनस ईपी है। सिंपल सी बात समझ आई, ई नॉट माइनस ईपी है, डाई इलेक्ट्रिक के कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट की वैल्यू तो थोड़ा कम ही आएगी, बट ये तो डायरेक्टली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पास अपना एक चीज तो मालूम चल जाता है कि ये वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो इससे अपन को क्या मालूम चलता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें हर बार ही पॉजिटिव मिलेगी, मतलब
K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसे नोट पॉइंट में भी चाहो तो लिख लो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही मिलेगी। इज ऑलवेज मोर देन 1 से हमेशा ज्यादा ही मिलेगी और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, समझ आए? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्लियर है। चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर है सर? अब नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा टू दी किसके सरफेस चार्ज डेंसिटी SURFAC सरफेस चार्ज डेंसिटी वर्सेस नहीं बोलेंगे, ग्राफ थोड़ी ना बना रहे हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस INDUCED इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, मतलब सिग्मा पी। तो सिग्मा वर्सेस सिग्मा पी में क्या रिलेशन होगा ये अपने को निकालना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा पी? ठीक है, चलो टॉपिक लिखो, स्टार्ट करते हैं। तो अपन को इन दोनों में एक डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, IMP साइड में लिखना होगा तो लिख लेना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये अपने को निकालना है एथे का। तो अपन को मालूम क्या है, E नेट इज इक्वल्स टू मतलब रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा, सॉरी E नॉट, सिग्मा बोल देता हूं, E नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EP। ठीक, ये वैल्यू होती है। अब अपन ने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या देखा कि दैट K इज इक्वल्स टू E नॉट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय नेट इलेक्ट्रिक होता है। ठीक, तो सिंपल मैं E नेट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं सिग्मा E नॉट वर्सेस बाय K, ये लिख सकता हूं। चलो तो मैं इसकी जगह क्या लिख दे रहा हूं E नेट E नॉट बाय K इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP। सिंपल। और मैं E नॉट को एक साइड लेके चल देता हूं। ये सिर्फ डेरिवेशन है तो इसमें कुछ ज्यादा समझ आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को रिलेशन निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ये इधर गया पॉजिटिव, ये इधर गया नेगेटिव। और इन दोनों से एक चीज और क्या लिख सकता हूं दैट जो हमारा E नॉट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों को मैं इन दोनों से कॉमन निकाल सकता हूं। तो इसे क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 1 बाय K। सिंपल सी बात है, 1 माइनस 1 बाय K लिख सकता हूं। चलो अब दोनों की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। EP की वैल्यू क्या होती है, EP इज इक्वल टू सिग्मा P बाय S7 नॉट और E नॉट की वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाय S7 नॉट। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन फाइनली हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा P बाय S7 नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय S7 नॉट 1 माइनस 1 बाय K। क्लियर है वीडियो? चलो कई बार ब्लर हो जाता है ना, इसमें मेरे डर लगता है। अब मैं यहां पर से S7 नॉट को क्या कर सकता हूं कैंसल कर सकता हूं। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो रियल वैल्यू आएगी, मतलब मैं इसको यहां ब्रैकेट में यही लिख रहा हूं ना, ब्लू से लिखे देता हूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी सिग्मा P बाय मतलब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय 1 माइनस 1 बाय K। तो ये आ जाएगा भैया आपका रिलेशन इन दोनों के बीच में, जो आपको एग्जाम में हो सकता है आ जाए निकालने के लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ बातों को ध्यान में रख के चलना है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो ये वाला भी
आराम से आ जाएगी क्योंकि उसी से रिलेटेड है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ अपने को समझ के चलना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इसी से रिलेटेड अपने को जाके आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? चलो, तो यहां पास से ये रिलेशन अपने को आ गया, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, तो ये यहां हो गया क्लियर। तो मतलब ये आ जाएगा आपका रिलेशन किसके बीच में? सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में। अब एक चीज अपने को और क्या मालूम है, दैट मैं इधर साइड का रब कर दे रहा हूं, इतना रब कर दे रहा हूं। ठीक, अब एक चीज अपने को क्या मालूम है, दैट k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से हमेशा ज्यादा होता है, मतलब ये वैल्यू तो अपना ज्यादा ही रहेगी, k वैल्यू तो अपना ज्यादा रहेगी। ठीक, ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा ही रहेगी। अब जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा वो हमेशा क्या होगा? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी से तो ज्यादा ही आएगा। मतलब एक चीज इस इक्वेशन से हमें और मालूम चल जाती है, दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी से ज्यादा होगा। ठीक, तो ये इक्वेशन और एक बात को समझ के दिमाग में चलो, इस रिलेशन से अपन ये भी लिख सकते हैं दैट k इज ग्रेटर देन 1, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा p। इस कॉन्सेप्ट को भी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्लियर है? चलो, रब कर दूं। अब आता है आपका अपना नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो पढ़ डाले, एक ही टॉपिक को कितना बार पढ़ाएगा, ऐसा वैसा कैसा कैसा। चलो, एक बार मैं टाइमिंग देख लूं वीडियो का कितना टाइम हो गया है, इसके बाद अगर टाइम बचा होगा तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर ये वाला आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। होपफुली टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चलो भाई लोग, कॉन्सेप्ट शायद तक मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, रिलेशन वाला क्लियर है। अब अगले वीडियो पे मिलते हैं जहां हमको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ना है। ठीक, और कुछ उसके बाद भी कॉन्सेप्ट्स है जो उनको भी देखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे पीडीएफ लिंक को चेक नहीं किया तो वहाँ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ खोलने के लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा जेपी वर्ल्ड। तो भैया बाद में मत बोलना कि पासवर्ड क्या है, पासवर्ड के बिना खुल नहीं रहा है, तो बाद में कचर वचर नहीं होना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूँ, पासवर्ड है जेपी वर्ल्ड। ठीक, और बस पसंद आया वो वीडियो तो एक फेंक के मारो लाइक, फेंक के क्या मारना, मोबाइल टूट जाएगा। और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।